Jai Hind, dear students, and welcome you all to the online class of Shri Ram Public School. And today we were about to start the new chapter of statistics part, that is measures of central tendency. Central tendency के क्या क्या measures होते हैं और arithmetic mean यानी फर्स्ट मेथड हम सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करने का आज स्टडी करेंगे, इस चैप्टर में स्टडी करेंगे एक्चुअली. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. पहले हम समझते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है. सो व्हाट इज़ सेंट्रल टेंडेंसी? ओके, तो सेंट्रल टेंडेंसी रेफर्स टू अ सेंट्रल वैल्यू और अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ अ स्टैटिस्टिकल सीरीज़. यानी सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो क्या होती है, किसी भी स्टैटिस्टिकल सीरीज़ की जो डेटा हमको दिया हुआ है उस डेटा की सेंट्रल वैल्यू, ठीक है, या वो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जिसके बिहाफ पर हम ये एक अंदाज़ा लगा सकें कि ओके जो भी जो डेटा के गिवन जो आइटम्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली या अराउंड में इन्हीं फिगर्स के या इसी क्वांटिटी के बराबर में. सेंट्रल टेंडेंसी ये हो गया आपका सेंट्रल टेंडेंसी. और सेंट्रल टेंडेंसी रेफर्स टू अ सेंट्रल वैल्यू और अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ अ स्टैटिस्टिकल सीरीज़. तो ये होती है स्टैटिस्टिकल सीरीज़. नाउ स्टैटिस्टिकल सीरीज़ में मतलब सेंट्रल टेंडेंसी वही होती है जिन वैल्यूज़ को आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो. जैसे सपोज़ करिए कोई 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ठीक है, तो अब लगभग स्टूडेंट्स कोई मान लीजिए कि 5 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है अप्रॉक्सीमेटली जो है वो ऐसे 11, 12, 13 और 13 इस तरह से करके स्कोर किया है, ठीक. और बाकी के नेक्स्ट जो 5 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने स्कोर किया है 16 हो गया, 17 हो गया, 20 हो गया, ठीक है, इस तरीके से करके. तो हम क्या कहेंगे, ऑन एन एवरेज जो है वो बच्चों ने लगभग 15 के अराउंड में स्कोर किया है. 15 के अराउंड में स्कोर करने का मतलब हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप एक एवरेज के तौर पर देखिए तो कुछ बच्चों के कम भी हो सकते हैं मार्क्स या कुछ के ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 15 के अप्रॉक्सीमेटली अरेंजमेंट हुआ है, ठीक है. सो नाउ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी सेंट्रल टेंडेंसी का मेज़र क्या होता है, वो सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स. यानी सेंट्रल टेंडेंसी को आप निकालते कैसे हो, किस तरह से निकालते हो. ये तो मैंने एवरेज निकालना बताया, मतलब एक बताया कि भाई एक एवरेज पर हमने एक वैल्यू ले ली, उसको हमने मान लिया कि ये रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है, ठीक है. अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट वैल्यू हो, वो एक एवरेज है. अब वो एवरेज जो है वो किस तरीके से है, मतलब किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए वो देख लीजिए. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रेफर्स टू ऑल दोज मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बाय विच एवरेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज आर वर्कड आउट. यानी वो सारे मेथड सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करने के, वो सारे मेथड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए जिनसे हम एवरेज निकालते हैं उस स्टैटिस्टिकल सीरीज़ का, यानी किसी भी एक सीरीज़ का, एक स्टैट्स की एक गिवन सीरीज़ का हम एवरेज जिन भी मेथड से निकाल सकते हैं वो सारे मेथड हमारे, या वो सारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के मेथड जो हैं वो सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट के मेथड होंगे, ठीक है. अब हम आगे देखें. पर्पज़ एंड फंक्शन ऑफ एवरेजेस, क्या फंक्शन होते हैं, क्या पर्पज़ होते हैं एवरेजेस के, ठीक है. तो बेसिकली एवरेज क्या है, इट इज़ अ साइंस ऑफ एवरेजेस. मीन्स स्टैटिस्टिक्स को अगर हम देखें तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, बेसिकली इट इज़ अ साइंस ऑफ एवरेजेस. तो एवरेजेस बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं, ठीक है, एवरेज. अब ये क्यों निकाले जाते हैं, बेसिकली इट इज़ टू आइडेंटिफाई सच अ वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द आइटम्स इन द सीरीज़. यानी
सीरीज़ में दिए हुए उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को जो कि उस सीरीज़ के सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करे, उस वैल्यू को आइडेंटिफाई करके उस वैल्यू को हम एवरेज के तौर पर प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या होते हैं पर्पस या फंक्शंस, वो हम पॉइंट वाइज देख सकते हैं। फर्स्ट वन हो गया ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। जो भी एक लंबी सीरीज़ है उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमें स्टैटिस्टिकल एवरेज से मिल जाता है, या जो सेंट्रल टेंडेंसी है उससे हमें मिल जाता है। अगर मैं कह रही हूँ कि 10 बच्चों के मार्क्स में 15 जो है एवरेज मार्क है, तो हमें बिना सारे बच्चों के मार्क्स देखे हमें ये अंदाज़ा हो गया कि अराउंड में 15 मार्क्स जो है वो लगभग 15 से थोड़ा कम या 15 से थोड़ा ज़्यादा, इस तरह से सभी बच्चों ने स्कोर किया होगा। ओके, नाउ सेकेंड इज़ कंपैरिजन। कंपैरिजन मीन्स हम कंपेयर कर सकते हैं आराम से ये सेंट्रल टेंडेंसी या ये एवरेजेस के थ्रू। एवरेज हमें पता चल गया। अब एक एक जहाँ बहुत लंबी इंडिविजुअल सीरीज़ है, सॉरी स्टैटिस्टिकल सीरीज़ है, वहाँ पर उस पूरी स्टैटिस्टिक्स सीरीज़ को कंपेयर कर पाना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्ज़ाम्पल पर कैपिटा इनकम इंडिया और यूएसए की, तो अब एक एक इंडिविजुअल आइटम की हम पर कैपिटा इनकम अगर कैलकुलेट करें और उस हिसाब से हम उसको डिफाइन करते चलें या कंपेयर करें तो बहुत मुश्किल होगा। ओके, अब अगर यूएसए की पर कैपिटा इनकम का एवरेज ये है, तो एवरेजेस के तौर पर हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं, तो कंपैरिजन को इजी करता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हो गया फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़, यानी पॉलिसीज़ को बहुत आराम से बना सकते हैं हम बेस्ड अपॉन द स्टडीज़ ऑफ एवरेज। एवरेज के बेस्ड स्टडीज़ पर या एवरेजेस के बिहाफ पर कंक्लूजन निकाल कर हम जो है वो पॉलिसीज़ बना सकते हैं आगे फ्यूचर के लिए कि किस तरीके से हमें अपने टारगेट्स को या अपने जो भी इकोनॉमी है उसको ग्रो करना है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। कंपैरिजन करना, कोई कंक्लूजन निकालना, ठीक है, और कहाँ पर हमारी वीक पॉइंट्स हैं, क्या कमियाँ आ रही हैं, ये सारी चीज़ें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में ये सारी स्टडी हम इसका पहला मतलब इन सारी स्टडीज़ को करने के लिए जो पहला स्टेप होगा कि भाई हमें एवरेज निकालना होगा और उसी एवरेज के बेसिस पर हम इन सारे स्टडीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। नाउ नेक्स्ट वन इज़ वन वैल्यू फॉर ऑल, यानी एक वैल्यू पूरी सीरीज़ के डिफरेंट आइटम्स को रिप्रेजेंट करती है। एक जो एवरेज की वैल्यू है वो पूरी सीरीज़ को इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर देती है, तो ये हो गया वन वैल्यू फॉर ऑल। तो बेसिकली ये पर्पस होते हैं या फिर कह लीजिए ये फंक्शन होते हैं एवरेजेस के। एवरेज हम क्यों निकालते हैं उसके ये कारण हैं, ठीक है। अब आ जाइए इसेंशियल्स ऑफ गुड एवरेज। क्यों, मतलब किन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हम ये कह सकते हैं कि ये एवरेज एकदम अप्रोप्रिएट है, ठीक है, इस सीरीज़ के लिए। तो सबसे पहला क्लियर और स्टेबल डेफिनेशन होनी चाहिए, यानी एक जो स्टैटिस्टिकल सीरीज़ है उसको क्लियरली डिफाइन करता हुआ होना चाहिए वो एवरेज। नेक्स्ट वन हो गया रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए वो मास नंबर ऑफ डेटा का। ऐसा नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल आइटम को वो इंडिविजुअली रिप्रेजेंट कर देगा, लेकिन हाँ मेजॉरिटी आइटम्स को रिप्रेजेंट करता हुआ हमारा एवरेज होना चाहिए। नेक्स्ट वन हो गया सिंप्लिसिटी, यानी सिंपल होना चाहिए सो दैट एनी वन कैन अंडरस्टैंड एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस कैलकुलेशन। तो सिंपल होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए और सर्टेनिटी भी होनी चाहिए, दैट मीन्स सर्टेन इन कैरेक्टरिस्टिक। अरे इस तरीके से नहीं कि अरे हाँ मतलब इतने इतने पर ठीक है, लगभग इतना हो गया एवरेज। सर्टेन होना चाहिए, 15 मीन्स 15, ये नहीं कि ठीक है 15-16 कर लेना, नहीं 17, शायद 17 एवरेज हो जाएगा।
लगभग 15 से 17 के बीच में एवरेज है, तो ये एवरेज नहीं है। एवरेज का मतलब क्या हुआ है? एवरेज मीन्स एवरेज 15.5 है या 15 है, वो सर्टेनिटी नंबर्स के बीच में होनी चाहिए, तभी हम उसके बेसिस पर कोई एनालिसिस आगे कर सकते हैं। नेक्स्ट वन आ गया एब्सोल्यूट नंबर। एक जो अच्छा एवरेज है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, कंप्लीट नंबर्स में होना चाहिए, ठीक है, और उसको परसेंटेज में नहीं या फिर रिलेटिव वैल्यू फ्रैक्शंस में, परसेंटेज में, इस तरह से आप नहीं निकाल सकते हो। कंप्लीट नंबर्स का मतलब डेसिमल्स में आ सकता है, जैसे मैंने बताया 15.5, 16, ठीक है। उसके बाद लीस्ट इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन द सैम्पल। एवरेज हमारा ऐसा होना चाहिए जिससे कि अगर सीरीज़ में कहीं कोई एक सैम्पल में चेंज भी आ जाए, मतलब कहीं कोई थोड़ा बहुत सीरीज़ में चेंज भी आ जाए, तो वह एवरेज इस तरह का होना चाहिए कि उससे कोई चेंज सैम्पल पर नहीं पड़े। जो भी सैम्पल हमने लिया है स्टडी के लिए या एनालिसिस के लिए, उसके रिजल्ट्स पर चेंज आगे नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट मीन्स जो मतलब कि मैथमेटिकल या एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए केपेबल होना चाहिए जो हमारा एवरेज हो वो, यानी एवरेज को हम सही तरीके से यूज़ कर सकें एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए। अब ये नहीं कि अरे बहुत अच्छा है, तो अब बहुत अच्छा को, ये बहुत वाला जो है इसको हम नंबर्स में एक्सप्रेस करके उसका कोई मैथमेटिकल कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। सो दिस शुड बी एक्सप्रेस्ड इन एल्जेब्रिक मैनर, ताकि आगे उसका मैथमेटिकल एनालिसिस किया जा सके। So these are the qualities of good average. Now coming on the methods of calculating statistical average, या फिर कह लीजिए टाइप ऑफ statistical averages, ठीक है। तो टाइप्स क्या क्या होंगी? फर्स्ट वन आ गया मैथ। देखिए एवरेजेस को आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। एवरेजेस को दो टाइप में डिवाइड करने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर ये देखिए, ये एवरेजेस को आपने टू टाइप में सीरीज़ में उनकी पोजीशन के हिसाब से भी एक एवरेज निकाले जाते हैं, ठीक है, जो कि मिड वैल्यू या मीडियन के तौर पर जो होते हैं। उसके आगे क्या क्या मेथड होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और मैथमेटिकल एवरेजेस क्या होते हैं, जहाँ पर हम मैथमेटिक्स के थ्रू हम वैल्यूज़ के हिसाब से, उसकी पोजीशन क्या है वो मैटर नहीं करता है, मेन चीज़ क्या है, उनकी वैल्यूज़ क्या है, वो वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली हम जो है मिड वैल्यूज़ या फिर कह लीजिए एवरेजेस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब मैथमेटिकल एवरेजेस के भी फिर फर्दर ऑन आगे 3 मेथड हो सकते हैं, मतलब 3 तरह से आप निकाल सकते हो। फर्स्ट वन हो गया अर्थमेटिक मीन, सेकेंड वन ज्योमेट्रिकल मीन, और थर्ड वन हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर में नहीं है, ज्योमेट्रिक मीन भी नहीं है, अर्थमेटिक मीन मैं आपको बता दूंगी, इसी चैप्टर में हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड जो सेकेंड टाइप है पोजिशनल एवरेजेस, यानी सीरीज़ में पोजीशन के अकॉर्डिंगली कौन सा किस पोजीशन पर आ रहा है, तो उस पोजीशन के अकॉर्डिंगली हम एवरेज निकालें, तो वो भी 3 काइंड में निकलेंगे। नेक्स्ट फर्स्ट वन हो गया मीडियन, नेक्स्ट पार्टीशन वैल्यू, एंड थर्ड वन मोड। ये तीनों ही आपके सिलेबस में है और हम आगे चैप्टर्स में इनको स्टडी करेंगे। सो टुडे आई एम गोइंग टू एंड माई वीडियो हेयर ओनली। कल हम स्टडी करेंगे अबाउट द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन किस तरह से निकाला जाता है, कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है सीरीज़ में, कल हम उसको